बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जनरल आसिम मुनीर ने आज पाक फौज के सदर में चीफ का चार्ज संभाल लिया। जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। मैं जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर ने एक मुश्किल वक्त में कमान संभाली है। आज 5 बड़े चैलेंजेस इनके दरवाजे पर खड़े हैं। इनका पहला चैलेंज है फौज को सियासत से दूर रखना। दूसरा चैलेंज है फौज को सोशल मीडिया ट्रोलिंग से बचाए रखना। तीसरा चैलेंज है एक दूसरे से मुतहारिफ सियासतदानों को इकट्ठा बिठाना। चौथा बड़ा चैलेंज है मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना। और 5वां चैलेंज है मुल्क में शफाफ, साफ और गैर जानबदार इलेक्शन करवाना। क्या जनरल आसिम मुनीर इन तमाम चैलेंजेस पर पूरा उतर सकेंगे? यह सवाल आज हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है और इसका जवाब वक्त के सिवा कोई नहीं दे सकता। लिहाजा हम यह वक्त पर छोड़ते हैं और आज के मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज करने का भी आज फैसला हुआ है। और मजीद मशावरत के बाद तमाम इत्तेहादी पार्टियां आपस में मिलकर अगले लाहे अमल का एक आधे रोज में ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। ये पहली दफा होने जा रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि आप हुकूमत करो, हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। और आज ये एक वाज़ेह तफरीक सामने आई है। पार्लिमानी निजाम की मजबूती कौन चाहता है और इसको कमजोर कौन करना चाहता है? जो चोर दरवाजे से आते हैं वो हमेशा उसी रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान पंजाब और KPK की असम्बलियां तोड़ने और इत्तेहादी असम्बलियां बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कौन कामयाब होगा और क्या मुल्क इस सियासी अफरा तफरी का मुतहम्मल हो सकता है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज फवाद चौधरी के अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से तवील मुलाकात हुई। यह मुलाकात खास थी या फिर आम थे? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल बाजवा साहब, वो अभी पूरी तरह घर नहीं गए और उनके खिलाफ जो ट्रोलिंग शुरू होगी PTI की तरफ से, आप इसे जस्टिफाई समझते हैं? आप समझते हैं कि ठीक सलूक हो रहा है बाजवा साहब के साथ? PTI की तरफ से तो नहीं हो रही। आप जो उनके मजारी साहबा का तो नहीं उनका आया होगा, लेकिन सबसे मजारी साहबा के ट्वीट्स हैं जो उनके सबसे महबूब मीडिया ग्रुप है, सबसे ज्यादा तो उन्होंने की है। फिर ये तो होता है, क्या करें आप। अच्छा, वैसे तो आपके अपने जो कारकुन हैं और आपके अपने साबिक वुज़रा हैं, उनकी ट्वीट्स भी मौजूद हैं इस वक्त। बहरहाल उस तरफ नहीं जाते, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब से तवक्कुआत आपकी क्या थी और क्या तवक्कुआत पूरी हुई उनके जाने से आपकी? नहीं, देखें जनरल साहब से बड़ा अच्छा वक्त भी गुजरा उनके साथ, लेकिन आखिरी 6-7 महीने में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, जो स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जिस किस्म की हुई हैं, उसकी वजह से जाहिर है कि तलखियां जो हैं वो पैदा हुई और बहुत तलखियां रही। और लेकिन अब चले गए हैं, जब चला जाए तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा सा ये अब उसके ऊपर बंदा क्या बात करे। जाहिर है जब थे तो उस वक्त हमने बातें की हैं जितनी बात हो सकती थी, और लेकिन आप चले गए हैं तो बस ठीक है, चले गए। अच्छा, ये फरमाइए नए आर्मी चीफ से आपकी तवक्कुआत क्या क्या है? PTI क्या चाहती है कि वो क्या क्या करें और क्या क्या ना करें? हम चाहते हैं कि वो जाली सेटअप जो बना आया है पिछले 6-7 महीनों में, उसको जो एस्टैब्लिशमेंट की ताकत के ऊपर खड़ा है, एस्टैब्लिशमेंट उसको जाली तरीके से रखने की कोशिश ना करे। वो पॉलिटिशियंस के काम पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़े, अपने काम जो है वो अपने काम करें। बस ये तवक्को है हमारी। देखिए, ये कैसे साबित होगा और फौज कैसे क्या करे जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट के पीछे नहीं है? आप साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा जब हमारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनको धमकियां नहीं आएंगी, जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनको, जो जर्नलिस्ट हैं उनको काम करने देंगे,
सोशल मीडिया वगैरह पे जो है लोग बच्चे, उनको जो है वो धमकियां अननोन नंबर से नहीं आएंगी। अगले 4-5 दिन में पता चल जाएगा, कोई लंबी कहानी थोड़ी। लेकिन अब देखिए सर, जनरल बाजवा साहब से आपकी तवक्कुआत थी कि वो इस गवर्नमेंट को छोड़ दें, वो पीटीआई के लिए रास्ता हमवार करें, वो नए इलेक्शंस का बंदोबस्त करें, वो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन दें। तो क्या आपको ये तवक्कुआत इनसे भी वाबस्ता हैं आपकी या नहीं है? जब हम ये इनसे कहते हैं कि आप जाली सेटअप को सपोर्ट नहीं करें, अपनी ताकत जो है वो इस एक इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे जो है वो नहीं डालेंगे, जब वो नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो पॉलिटिक्स विल कम इनटू प्ले। सो एक ही बात है, जब हम कहते हैं उन्हें कि आप इनसे एक वो किरदार अदा करें जो आइन ने कहा है, तो जो ही वो आइन के मुताबिक किरदार होता है तो ये जाली सेटअप ऐसे गिर जाता है। देखिए सर, वो फौज की तरफ से तो कहा जा चुका है ना कि ए पॉलिटिकल हो गए हैं, जनरल बाजवा साहब भी कह रहे थे, और ये जो नए आर्मी चीफ आए इन्होंने अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में ये कहा है कि मेरा काम सियासत नहीं है, मैं सिर्फ अपने इदारे की इज्जत बरकरार रखूंगा। तो जब ये कह चुके हैं तो फिर उसके बाद आप किस किस्म की गारंटी चाहते हैं आप? देखिए, कहते तो जावेद साहब आप भी अपने प्रोग्राम में रोजाना सब कुछ है, लेकिन वो असल तो नहीं होता ना। तो जब होगा तो पता चल जाएगा। ये तो एक्शन है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप देखिए, आप कौमी असेंबली में वापस आके इत्तेहादियों के साथ बात करके उनके साथ बेटर टर्म्स में आप कोई समझौता करके इस गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, और जब आप वापस आए और इत्तेहादियों से राब्ता करें, उस वक्त अगर किसी तरफ से किसी को फोन नहीं आता तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है मामला। देखिए, बात यह है कि हमने 2 इलेक्शंस, अभी तक 37 इलेक्शंस हमने लड़े हैं, और इस नैरेटिव के ऊपर लड़े हैं कि ये असेंबलियां जाली हैं और इसमें वापस नहीं जाना चाहिए, और उसमें हमने 76% सीटें हमने जीती हैं। यानी जो तरीके इंसाफ का वोटर है वो इस हक में नहीं है कि पीटीआई इस सेटअप का हिस्सा बने। सेकेंडली, अभी गैलप का सर्वे आया है, आईआरएस का आया है, दोनों में 75% लोग कह रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। लिहाजा हम लोगों की ओपिनियन के साथ जाएंगे, हम जो है वो किसी इंडिविजुअल उस ओपिनियन के साथ नहीं जाएंगे। अब इसके लिए हम इंशाल्लाह जो सूबे हैं अपने, उनमें असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब बाकी हुकूमत को हमने कहा है, पहले भी कहा है कि जनाब इसहाक डार साहब तशरीफ लाए थे आरिफ अलवी साहब के पास, उनको भी हमने यही कहा है कि अगर आप इलेक्शंस करवाने पे आमादा हैं तो फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम आपके साथ जरूर बैठेंगे, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपकी और पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ी है, और वी विल गो विद पब्लिक ओपिनियन। लेकिन इसमें सर देखिए ना, आप पहले आपका मुतालबा यह था कि फौज दरमियान में आके कोई सेटलमेंट करवाए और मामलात आगे बढ़ाए। अब फौज अगर ए पॉलिटिकल हो गई है, वो साइड पे बैठ गई है, तो अब आपने अगर इलेक्शन करवाने हैं तब भी आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आपने इलेक्शन कमीशन बदलना है तब भी आपको इस गवर्नमेंट के साथ बैठ के मामलात को तय करना पड़ेगा। तो फिर आप सियासी मामलात को सियासतदानों के साथ मिलकर हल क्यों नहीं करते? आप इनके साथ क्यों नहीं बैठते? फिर मैंने अभी आपको एग्जैक्टली यही बात कही है कि अगर हुकूमत ऐलान करती है कि वो इलेक्शन कराने को तैयार है तो फिर फ्रेमवर्क के लिए हम साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन अगर हुकूमत इलेक्शन ही नहीं कराना चाहती है तो फिर तो कोई एजेंडा नहीं है ना बात करने का। फिर हम अपने इलेक्शंस करवाते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं वो हम एक्सरसाइज करेंगे, गवर्नमेंट अपनी एक्सरसाइज करे, फिर तो ये अपनी अपनी दौड़ है। लेकिन सर मसला ये है कि पंजाब के अंदर हो या केपी के अंदर इलेक्शन हो, करवाएगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और जब आपको इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, तो फिर आप सूबों के अंदर इलेक्शन कैसे करवा सकेंगे? हमने अभी इलेक्शन लड़ा है, 2 इलेक्शन लड़े हैं 37 सीटों के ऊपर, इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए इलेक्शन लड़ा है, और हमने जो है वो 75% सीटें जो है वो जीती हैं। सो अब भी इंशाल्लाह हम इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए भी 2/3 सीटें जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये असेंबलियां कब तक तोड़ देंगे आप? कब तक आपका ख्याल ये है कि पंजाब असेंबली खत्म हो जाएगी और केपी के असेंबली खत्म हो जाएगी? हमने जुमे को बुलाया है सेशन केपी की, पंजाब की सेशन बुलाया है, हफ्ते को हमने केपी का सेशन बुलाया है। इंशाल्लाह हफ्ते की शाम को बता देंगे आपको कि किस दिन हम असेंबलियां तहरीर करेंगे। आपका ख्याल ये है कि 15 दिसंबर से पहले पहले इन दोनों सूबों की असेंबलियां टूट जाएंगी? देखिए, 20 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि 20 के बाद फिर रमजान शुरू हो जाएगा। तो 20 मार्च से पहले पहले हमने इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल कराना है पूरे मुल्क में, तो इसलिए उस हिसाब से आप देख लें 90 दिन
उससे जाहिर है उससे हम आगे नहीं जा सकते। और अगर इन दो असम्बलियां टूटने के बावजूद अगर वफाकी असम्बली नहीं तोड़ता, दो सूबे अपनी असम्बलियां नहीं तोड़ते, तो फिर जनरल इलेक्शन तो नहीं हो सकेगा। फिर आप सिर्फ दो नए सूबों में अपनी नई गवर्नमेंट बना के फिर मामला को आगे चला लेंगे, सिर्फ बढ़ा लेंगे आप। देखिए, ये तकरीबन 64% सीटें बनती हैं जो पाकिस्तान में फुल इलेक्शन होते हैं, कोई 859 सीट्स के ऊपर, और उसमें से ये तकरीबन 567 सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होने हैं। तो अगर 64% सीट्स के ऊपर नए इलेक्शन के होते हैं तो फिर हो जाए, फिर तो जाहिर है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही है, केपी और पंजाब में इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमतें बनाएंगे 5 साल के लिए, और फिर देखते हैं, फिर अगले पंजाब में कैंडिडेट भी को मिल गया तो अगले इलेक्शन के लिए तो फिर उनकी देख लेंगे कितनी कीमत है। और वो जो इलेक्शन होंगे उनके नताइज से आप इत्तफाक करेंगे, फिर आपको उनके नताइज पे कोई एतराज नहीं होगा। इलेक्शन होंगे तो एतराज होगा ना, इलेक्शन पहले हो, पता चले प्रोसेस, पहले मैं को मुझे जुम्मी थोड़ी। अच्छा, ये फरमाइए सर, आज आपकी अमेरिकन सफीर से मुलाकात हुई तो इस पे खासी स्पेकुलेशन हैं, तो ये मीटिंग पहले से तय थी और आप प्राइवेट तौर पे मिले हैं या फिर पार्टी की तरफ से मिले हैं? मैं मिलते रहता हूँ, मिलते हैं, पहले भी मुलाकात हुई है उनसे। सारे एम्बेसडर जो हैं, यूरोपीय यूनियन के हों, अमेरिकन हो, ब्रिटिश एम्बेसडर हो, जाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं उनके साथ मुलाकात उनकी होती है और वो एक पॉलिसी के मुताबिक ही जो है वो आगे वो देखते हैं। वो भी तो देख रहे हैं ना पाकिस्तान में क्या सिचुएशन बनी हुई है, काफी परेशानी है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके, स्पेशली जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसको लेके, तो जाहिर है कि वो अपनी मुलाकातें रखते हैं। ये मुलाकात उनकी ख्वाहिश पे हुई है या आपकी ख्वाहिश पे हुई है? I would not like to comment, मेरी ख्वाहिश पे बहरहाल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल let's not get into। और क्या इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात हो सकती है अमेरिकन सफीर के? अभी तो कोई ऐसी तय नहीं। और ये मुलाकात बड़ी खुशगवार थी, आपका ख्याल ये कि गिले शिकवे ना उनकी तरफ से हुए ना आपकी तरफ से हुए? देखिए, हम कोई मतलब अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं या हम कोई बचपन में बंटे तो खेलते नहीं रहे, तो जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जाहिर है कि वो उनकी जो भी इश्यूज हैं उन्हीं पे बात हुई, पे सच अच्छी मुलाकात हुई। और आपने फिर उनसे प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी थी, एक साजिश की गई थी जिसमें मीर जाफर भी थे, मीर सादक भी थे, और आपको बड़ा बुरा लगा? देखिए, बात ये है कि वो काफी जो बातें हुई हैं वो जाहिर है कि उन्होंने उसके अपना जो है वो रिलीज नहीं हुआ, तो हम भी वो रिलीज में नहीं कर सकता, लेकिन सारी बातें जाहिर है जब मुलाकात होती है तो सारी बातें होती हैं। तो आपका ख्याल ये कि आपकी जो मुलाकात है इससे ये जो बर्फ थी अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और पीटीआई के दरमियान, वो पिघल गई? हमारी दरमियान बर्फ बड़ी सिंपल है। हमने पहले भी इमरान खान पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और लेकिन उन ताल्लुकात की नौयत स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम पीपल्स पार्टी का या नॉन लीग का एक राह है कि वो बिल्कुल एक स्लेव रिलेशनशिप है, वो नहीं होना चाहिए। बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए, जैसे अमेरिका के हिंदुस्तान से हैं या अमेरिका के सऊदी अरेबिया से हैं, दीगर ममालिक से हैं, वैसे ताल्लुकात उनके हमारे से होने चाहिए। और आप ये फरमाइएगा सर कि अमेरिकन जो हैं या अमेरिकी सफीर इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से मुतमईन है या गैर मुतमईन है? इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ भी मुतमईन नहीं है, तो बाकी कोई कौन मुतमईन होगा? और इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं हुई? बस मेरा ये ख्याल है कि हमें बस अच्छी मीटिंग हुई है, बातचीत हर टॉपिक के ऊपर बातचीत हुई है, और उनकी जो भी गुफ्तगू है या बातें हुई हैं वो पॉइंट को ऐसा जो इश्यूज हैं उन्हीं के ऊपर बात हुई है। सच मैं कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज जाहिर है फिर उससे वो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं और इस तरह की कोई बात मुनासिब नहीं उनको एट्रीब्यूट करें।
अच्छा, ये जो कुछ इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर निकली है ना सर, जो इस वक्त स्पेकुलेशन की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फोरम्स पे गुफ्तगू हो रही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्हें इमरान खान साहब की सेहत से कंसर्न था। उनका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए था। फिर वो इयादत करना चाहते हैं इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब के पास आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। तो इस किस्म की कुछ इंफॉर्मेशन निकली थी। क्या ये बात दुरुस्त है, ये गलत है सर? नहीं, अमेरिका पहला मुल्क था जिसने कंडेम किया था इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट को, और वो उन्होंने अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर इसकी जो है वो कंडेमिनेशन की है, और जाहिर है कि वो उन्होंने पहले भी जो है वो सेहत का पूछा था। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, अब क्योंकि फौज की क़यादत बदल चुकी है, नई क़यादत आ चुकी है, कुछ जनरल बाजवा साहब की यादें आप ताज़ा करना चाहें? आपके साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, आप आखिरी वक्त तक उनसे मुलाकात आपकी होती रही, राब्ता भी था आपका और पार्टी के दरमियान आपकी शक्ल में, तो वो कोई याद करना चाहें, और जो नए चीफ है उनको मशवरा देना चाहें आप? देखिए, बात यह है, बिल्कुल सही है, उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक रहा है, और वही जो ताल्लुक है वो इंशाल्लाह वो है भी। लेकिन देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो भी हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट में, मैं पहले भी ये बात कही है, आप 2021 में ये देखिए 1951 से चल आने वाली पॉलिसी जो है ना, वो उसको तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान में एक 66% पॉपुलेशन है जो 28 साल की उम्र की है, और एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो एस्टैब्लिशमेंट ने खुद भी उसको रीडिफाइन नहीं किया। ये एस्टैब्लिशमेंट ने सोचना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतनी बड़ी एक तब्दीली आई है, एक 28 साल के बच्चे हैं और उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, आपने नई रियलिटीज में अपनी पॉलिसीज को कहाँ एडजस्ट करना है। ये कॉम्प्लेक्स डिबेट है, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, और सिविल इवन जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट को और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों को अपने अपने रोल को रीडिफाइन करना होगा, और ये कॉम्प्लेक्स इशू है। और आई होप कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो इस इशू के ऊपर एक अपना जो थॉरो डिबेट कर सकें और तय कर सकें कि फ्यूचर में एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होना है, और इस नई रियलिटीज के साथ उन्होंने कैसे कॉम्बैट करना है। अच्छा, ये फरमाइए चौधरी साहब कि अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन पे पाबंदी लगा देती, क्योंकि आर्मी एक्ट में तब्दीली करना चाह रही है गवर्नमेंट, वो ज़रा एक पेंडिंग था, तो इसमें गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि एक ही बार ये फैसला कर लिया जाए कि इसके बाद किसी को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा फैसला हो जाता है तो सेनेट में आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो 100% करना चाहिए। पार्टी के ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो 100% हमें इसका, और मेरे ख्याल में देखें पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ये जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको बैठा के बात कर लें, आप बताएंगे क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर 1.5-2 साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट ही गिर जाए कि हमने आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। ये तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकेगा। सो ये मेरे ख्याल में तो हमें एस्टैब्लिशमेंट को इस डिबेट में शामिल करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर कुछ सोल्यूशन बना लें, क्योंकि ये अभी तक जो सिस्टम है ये तो बड़ा अजीबोगरीब है। इसमें इसके नतीजे में मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक, और आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, जरदारी साहब जो है वो पंजाब के अंदर फोकस कर रहे हैं, और एक खबर ये भी है कि शायद वो क्यू लीग के सारे एमपीएस को तोड़कर चौधरी शुजात साहब के पास ले जाएंगे, जिसके बाद जाहिर है आपकी गवर्नमेंट वहां पे नहीं बच सकेगी, फिर आप असम्बलियां तोड़ने के काबिल नहीं होंगे। अगर ऐसा जादू आसफ अली जरदारी साहब का चल जाता है तो फिर आप कहां स्टैंड करेंगे? देखिए, जो लोग पीएमएल-क्यू के हैं उन्होंने आगे पीटीआई के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ना है। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो जाहिर है कि उनकी पॉलिसी और होगी। जरदारी साहब तो पंजाब में खुद भी जहां से इलेक्शन लड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत जब्त होगी, तो जरदारी साहब की तो कोई पोजीशन है नहीं पंजाब में। तो ये तो फैसला उन्होंने करना है, जो अकल वाले हैं वो फैसले अपनी अकल के मुताबिक करेंगे। तो जरदारी साहब तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस पर सिंध में भी अपनी जमानत जब्त करवाएंगे, पंजाब में तो बड़े दूर की बात। ठीक हो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है,
और सदाकत अली अब्बाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अब्बाई साहब, ये असम्बलियां आप तोड़ रहे हैं पंजाब की और केपीके की, लेकिन इशू ये है कि अब बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो सामने आ रहे हैं। मसलन फर्ज कर लें कि आप असम्बलीज तोड़ देते हैं और वफाक वहां पे गवर्नर राज लगा देता है, इसके बाद और कोई रास्ता निकाल लेता है, तो फिर आप कहां होंगे? और फिर इसी तरह अगर केयर टेकर गवर्नमेंट को अगले 8 महीने तक घसीट लेता है पंजाब और केपीके में वफाक, तो फिर आप कहां पे होंगे? तो ये कहीं ऐसा ना हो कि असम्बलीज तोड़ के आप मजीद परेशान हो जाएं और मुल्क भी परेशान हो जाए। जय साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो के लिए बुलाया। सवाल के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले ये कि हमें अपनी अवामी ताकत पे, अवामी मकबूलियत पे, अपने बयानिए पे, अपनी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पे और हमारे मुखालफों के 0/0 होने का इतना यकीन है। हम अपनी चलती हुई हुकूमत को हटा के, सूबाई हुकूमत को हटा के नया इलेक्शन चाह रहे हैं। ये तो हमारे नजरिए, हमारे लीडरशिप की बहादुरी और उसकी एक कामयाबी है कि हम ये करने जा रहे हैं। अब करना क्यों चाहते हैं? हम समझते हैं कि जनरल इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, मैं उसी पे उधर ही आ रहा हूं सवाल पे आ रहा हूं कि जनरल इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान में नहीं हो सकेंगे, सियासी अदम बलूचिस्तान और सिंध में आपकी गवर्नमेंट, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। अब आपको जरा थोड़ी देर जो आपने सवाल किया है, इससे पहले राना सनाउल्लाह की वो स्टेटमेंट सुना दें, मरियम साहबा की वो स्टेटमेंट सुना दें, एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट सुना दें कि ये 2 हुकूमतें तोड़े, हम जनरल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। अब आपके सवाल का वो हिस्सा कि जी अगर हम असेंबलियां तोड़ देते हैं, सर वो यू टर्न है ना, जिस तरह आप यू टर्न ले जाते हैं इस तरह इन्होंने भी ले लिया। नहीं, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया, हमने बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर आप जो बातें कर रहे हैं कि जी हम असेंबलियां तोड़ देंगे, ये गवर्नर रूल लगा देंगे, तो मेरा ख्याल है अदालतें भी मौजूद हैं और आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है स्ट्रेच करने का, खींचने का, कि जो आपकी निगरान हुकूमतें। लिहाजा दोनों सूरतों में हमारी बहादुरी, हमारी क्लैरिटी और मुल्क के मामलात से हमारी अटैचमेंट जो बड़ी वाज़ेह है। देखिए अदालत उसको देखिए ये गवर्नमेंट आगे इनके खाई है, तो वफाक उस समात को खींचेगा, और अगर वो खींच के अगर वो 3-4 महीने निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और दूसरा, आइन और कानून ये कहता है कि वफाक और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अलग अलग कैसे होंगे। नहीं, देखिए पहली बात यह है, ये जितना खींचेंगे ना, ये खाई में गिरते जा रहे हैं। आपको पता है इनके पास क्या बेचने को है? इनके पास है क्या? 7.5 महीने का डिजास्टर, इंसानी हकूक की पामाली, मीडिया पे पाबंदी, सियासी कारकुनों की चारदीवारी इन्होंने बर्बाद की, मईशत को बर्बाद कर दिया। क्या इनके पास बेचने को है कि जो वक्त गुजरेगा ये मजीद ही खराब होंगे और हम पॉपुलर होंगे? लेकिन हम समझते हैं कि एक बड़ी बात है, अगर आप मिफ्ता इस्माइल का आर्टिकल पढ़ लें, जिन्होंने कहा है कि ये उनकी तस्लीम कर लिया उन्होंने कि पाकिस्तान दिवालियापन या डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे चलाएंगे? मकसद है पाकिस्तान की बेहतरी किसमें है? पाकिस्तान की बेहतरी इसमें है कि फिल फॉर पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम की तरफ ले जाया जाए। हम बैठें और इलेक्शन का एक कोड ऑफ कंडक्ट तय करें और बैठ के इस पाकिस्तान को इस गर्दाब से, इस मुआशी बुरान से, इस डिफॉल्ट से निकालें, वरना ये हुकूमत है। आप और आपके इत्तेहादी नवाज शरीफ साहब के बाहर है, इन्होंने बाहर जाना है। जावेद चौधरी ने, नाज बलोच, मैंने यहाँ रहना है, इसलिए ये डरे उस दिन से जब ये भाग जाएंगे यहां से। नासिर, देखें आप और आपके इत्तेहादी ये कह रहे थे कि अगर ये नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 2 सूबों में अपनी गवर्नमेंट तोड़ दें। अब वो गवर्नमेंट तोड़ने के लिए तैयार हैं, जुमे को और हफ्ते को ये मेजर फैसला कर लेंगे। और अब अगर ये गवर्नमेंट तोड़ देते हैं तो फिर नए इलेक्शन के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो आप वेलकम करें इनको, आप रखना क्यों डाल रहे हैं, रुकावट क्यों खड़े कर रहे हैं रास्ते में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जी बड़े फर्मा बरदार हो गई पीटीआई कि ऑपोजिशन जो है वो बनते ही उन्होंने हमारी हुकूमत की सारी बातों पे अमल करना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन भी नहीं रहे, अब तो पार्लियामेंट से ही बाहर चले गए। लेकिन ये कि चले जी बड़ी अच्छी बात है, आप ऐसी फर्मा बरदारी से अगर चलते रहें तो शायद मुल्क का कुछ बेहतर हो जाए। अगर आप जो है तमाम सियासी जमातों के जो है तजुर्बात से और उनके तदब्बर से कुछ सीखने लग जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा ख्याल है जो केओटिक सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, जो इस्तीफे लेने आए
और खुद इस्तीफे की बात करके यहाँ से निकल गए, रवाना हो गए। तो मैं समझती हूँ कि देखिए बहुत ही समझदारी का मुजाहिरा करने का वक्त है। ये अपनी जाती अना और इक्तिदार और कुर्सी की जंग से ऊपर होके मुल्क का सोचें, मुल्क की मईशत का सोचें, मुल्क के इश्यूज का सोचें और नए इलेक्शन का मुतालबा करना और नए इलेक्शन करवाना ये ऐन आईनी काम है। बिल्कुल, ये गैर आईनी नहीं है, उनका हक है। इस वक्त ठीक है, असेंबलियां तोड़ना इनका हक है। इनको बहुत देर से याद आई और बड़े टाइम पे याद आया है कि इनको असेंबलीज तोड़नी चाहिए। आज से 1 महीने पहले तक तो ये ऐसी सोच आप तो चैलेंज कर रहे थे ना, लेकिन फौरी तौर पर असेंबलियां तोड़ें और हम इलेक्शन करवा देंगे। कहते हैं दिल्ली दूरस्त, अभी भी इस्तीफे जो है बयानबाजियों पे चल रहे हैं। अभी तो देखें इनके चौधरी परवेज इलाही साहब, क्योंकि पूरे पंजाब में इनको अपना वजीर आला तो मिला नहीं, परवेज इलाही साहब जो है वो अब क्या आगे से इनको तजावीज देते हैं। इनको जो करना है करें, लेकिन ये बात याद रखें कि मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं है। आज इमरान खान साहब की जिद पे इलेक्शन अर्ली करा दिए जाएं, कल दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर पीटीआई हार जाती है। जरदारी साहब पंजाब को अब उन्होंने खैमा गाड़ लिया लाहौर में और अब वहां पे जोड़ तोड़ कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि काफ लीग के अरकान परवेज इलाही साहब से हट के चौधरी शुजात साहब के पास आ जाए और चौधरी शुजात साहब को चीफ मिनिस्ट्री दे दी जाए। तो अब आप जोड़ तोड़ जरूर कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इलेक्शन करवा दें आप। इस बात में कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सियासत के चैंपियन कहे जाते हैं और उसकी वजह यह है कि उनके अपने सियासी जब वो खुद बतौर सदर पाकिस्तान उन्होंने जितने बड़े बड़े फैसले किए, 18वीं तरमीम जैसे फैसले, सूबों को खुद मुख्तार बनाने वाले फैसले, ये वो फैसले जो अपनी कुर्सी से बालातर होकर मुल्क के लिए किए उन्होंने। यही वजह है कि आज भी सियासी जमातें जो है वो जरदारी साहब की तरफ देखती हैं, क्योंकि वो जानती है कि पाकिस्तान जरदारी साहब का जादू चल जाएगा। वो अवामी पार्टी है जो अवामी फैसले जरदारी साहब का जादू चल जाएगा। जरदारी साहब के पास 3 ऑप्शन है इस वक्त। काफ लीग को तोड़ के चौधरी शुजात साहब के पास ले जाएं 7 अरकान को और उन्हें चौधरी साहब को कह दें कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बना दें। दूसरा उनका यह है कि वो परवेज इलाही साहब को तोड़ के दोबारा नून लीग के पास ले आए और तीसरा ऑप्शन यह है कि वो पीटीआई के 20 अरकान से इस्तीफे दिलवा दें। तो देखिए, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। पॉलिटिक्स में आप रास्ते बनाते हैं और सियासी सरगर्मियां करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है कि हम पूरे पाकिस्तान में जिस तरह चाहें अपनी अगली सियासी लाए अमल के लिए कोशिशें करें और हिकमत अमली बनाएं और प्रायोरिटी बुनियाद ये रखें कि जो भी फैसला किया जाए वो पाकिस्तान के मफाद में हो, वो जिद, अना और जातियात से बालातर होके हो। ये सिर्फ देखिए, पाकिस्तान इज बियॉन्ड दीज इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। ये इमरान खान, ये जो आप लोगों ने एक बना के रखा हुआ है कि जी बस इमरान खान जो है वो आएंगे और वो तब्दीली लेकर आएंगे। 3.5 सालों में कख तब्दीली नहीं लेकर आए आप। कौन सी आप एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम करा आपने? कौन सा आपने अवाम के लिए कोई आसानियां पैदा की? लेकिन सिर्फ सिवाय गालम गलोच, सिवाय जो है वो जातियात के इंतकामी कार्रवाइयों के और क्या किया उन्होंने? बॉल स्विंग करने का क्रेडिट जरूर दें कि देखें वो जो भी एक गेम करते हैं अल्टीमेटली सारे उसके पीछे लग जाते हैं। वो उन्होंने इस्तीफों का ऐलान किया, अब आपको सब घबरा गए हैं। आप याद नहीं, हम देखिए, हम नहीं घबराए। हम क्यों घबराएंगे? हम तो तैयार पड़े हुए। हमें पता, देखिए हमें पता है कि इलेक्शन करवाए। देखिए, इलेक्शंस मैंने नहीं करवाने, इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो आप और क्या इमरान खान इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद करेंगे जो आए दिन जब हारते हैं तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्लॉड था? क्या वो मानेंगे चीजों को? वो तो पार्लियामेंट में ना होके अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी से चुनना चाहते थे। तो उनके तो ख्वाब कुछ और हैं। उनके ख्वाबों की, उनकी सोच का जो एक लेवल है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो एक रियलिस्टिक सोच से नहीं सोचते, वो अपनी जिद पे बने हुए होते हैं कि जी अब कल इलेक्शंस करा दें। फॉर एग्जांपल, पहले तो आधा एक ताई मुल्क सैलाब की सूरत हाल में दुनिया भर से, कल आपको पता है कि बरतानिया की जो क्रिकेट टीम आई है 17 साल के बाद पाकिस्तान में, जो बड़ी पॉजिटिव खुशाइंद बात है, टेस्ट सीरीज दोबारा पाकिस्तान में आई है बरतानिया की। उनके कैप्टन ने जो है आते ही अनाउंस किया कि वो अपनी पूरी क्रिकेट की फीस जो है वो पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ में देंगे। मतलब दूसरे मुल्कों से लोग आके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए से एक क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, बल्कि नहीं, वो फुटबॉल टीम आ रही है पाकिस्तान, और वो भी आके जो सैलाब जदगान है उनकी मदद के लिए जी हाँ। और यहाँ पे आप जिद कर रहे हैं कि जी इलेक्शन करा दे, इलेक्शन करा दे। मतलब आपको अपनी पड़ी, आप क्या सैलाब जदगान के दुख में, उनकी मुश्किल में, उनकी परेशानी में जाके कभी आपने एक दिन एफर्ट की है कि आप उनका साथ ब्रेक लेने? मुझे भाई साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप मुझे ये कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क पे है
और डिफॉल्ट रिस्क में रोज इजाफा होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन हो सकते हैं? और अगर 2 सूबों के अंदर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कौन बचाएगा? तो आप पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये आप एक डिफॉल्ट रिस्क के शिकार पाकिस्तान को उसके अंदर 2 सूबों के अंदर मजीद पोलराइजेशन क्रिएट करके, इनसिक्योरिटी क्रिएट करके आपको पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं या पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं सर? जो सब मुझे आप बता दें कि ये जो पहले फार्मूला था मिफ्ता इस्माइल, और उसके बाद एक बड़ा हकीम आ गया मैशत का, इसहाक डार, और आपको और मुझे कहा गया कि इसहाक डार आएगा तो फिर लग पता जाएगा। तो तुहानू लग पता गया है? मुझे बता दें, आप बता दें एक बतौर एक तजिया कि आप और इंजीनियर तो आप लेकर आए थे सर पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत की आप के दौर में 4 इंजीनियर आए थे आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। मुझे जरा पहले मैं ये अपना सवाल पूरा कर लूं। आपको इस शहबाज शरीफ की इस टीम से कोई उम्मीद है? कोई एक काम 7.5 महीनों में बिलावल ने, शहबाज शरीफ ने या कोई और मैशत के लिए एक काम सीधा किया है? रोज जब सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो माशी हालात ठीक होंगे सर। मैं उधर यार, जब सड़कों के अंदर इतनी गर्मी होगी तो मुल्क कैसे चलेगा सर? सवाल पे उधर यार हो ना। जब हम थे तो 5% था इम्कान डिफॉल्ट का, आज 83% है। तो आप कहते हैं कि हम इलेक्शन ना कराएं, तो क्या शहबाज शरीफ के हाथों इस मुल्क की तबाही और इस मुल्क को डूबने दें? जो सब कोई हल नहीं है सवाए इलेक्शन के। इलेक्शन हमें तो अच्छा है, ये और टाइम गुजारें, ये बिल्कुल ही फारिग हो जाएं। अभी मेरी बहन जरदारी साहब की तारीफें करी थी, सियासत के चैंपियन। क्या चैंपियन है कि भुट्टो के पास जब पूरे टाइम पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाते सर? पूरी दुनिया में टाइम पे इलेक्शन होते हैं सर, गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं। जापान के अंदर एवरेज गवर्नमेंट की जो एज है वो 1.5 साल है। यूके के अंदर 2 महीनों में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। तो असेंबलीज चलती रहती हैं, गवर्नमेंट्स बदलती हैं। आप असेंबली में वापस आए, इत्तेहादियों को राजी करें, आप अपनी गवर्नमेंट बना लें। चौधरी साहब, जो मुआशी जो अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम इस वजह से है। सबको पता है कि अमेरिका के इशारे पे, डोनाल्ड लू के इशारे पे इन लोगों को बिठाया गया। इनकी कोई पब्लिक में एक जरा बराबर भी इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब मिला है अमेरिकन एम्बेसडर को, ना कोई इंटरनेशनल एजेंसी मुलाकात होगी, एक घंटे की करने के लिए तैयार नहीं है। हमें एक सिनेरियो देखिए सर, पंजाब में हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई, आप वहां पे उसका हिस्सा थे असेंबली का, आपने अपने लोगों की तादाद बढ़ा ली और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बन गए वहां पे। सेम इसी तरह बजाय इसके कि अगर हमजा शहबाज ये असेंबली तोड़ देते या उस्मान बुजदार साहब असेंबली तोड़ देते तो आज आप पंजाब से भी फारिग होते। सेम इसी तरह वफाक में आप असेंबली में वापस आए, इत्तेहादियों को मनाएं, बनाने के बाद आप यहां से गवर्नमेंट को फारिग कर दें, बजाय इसके कि आप एक लंबा रूट तो चूज करें जिसमें पाकिस्तान के 22 अरब रुपए और लग जाएं और उसके बाद फिर एक पोलराइजेशन और फिर आप गवर्नमेंट बनाएं। तो बेहतर यह है कि आप आके वफाक में गवर्नमेंट बना लें अपनी। चौधरी साहब, हर दिन का 30 से 40 अरब रुपया डूब रहा है इस मुल्क का इस नाअहल, निकम्मे और करप्ट हुक्मरानों के जरिए। आपको 22 अरब की फिक्र है? उस 22 अरब लग के अगर 22 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, पाकिस्तान में जो एक इस्तेहकाम है वापस आता है और कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसकी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन लड़ने के बाद वैसे गवर्नमेंट ही बनानी आती है, तो अदरवाइज तो अब सुने सर, आपने इलेक्शन लड़ने के बाद कौमी असेंबली में वापस आके गवर्नमेंट ही बनानी है ना सर, और क्या करना है आपने? गवर्नमेंट ही बनानी है ना। देखिए ना, हमने गवर्नमेंट बनानी है, हमारे पास 5 साल का मैंडेट होगा, हम मुश्किल फैसले करेंगे इस मुल्क को जिसमें ये गर्दाब में ये डाल गए। हमने निकालना है, हमने कोविड में भी तो हैंडल कर लिया था ना, हमने इनका 20 अरब डॉलर का खसारा भी खत्म कर दिया था, हमने 6% की ग्रोथ भी ले आए थे, हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिया था, रेमिटेंसेस भी बढ़ा दिया था, रिजर्व भी कैसे बढ़ाया था? इलेक्शन के अलावा 50,000 अरब से ऊपर कर्जात ले जाके 3.5 साल में तारीखी कर्जे लेकर
मुल्क की 75 साल की तारीख का बुलंद तरीन सतह में कर्जे ले जाकर पाकिस्तान का दिवालिया बनाने के बाद आपको जेब नहीं देता कि आप आकर ये जो है ना यहाँ पे आप भाषण दें और आप बोले कि जी मुल्क को हमने मुश्किलात से आपने तो डॉलर आपने कौम को जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ उस वक्त आपने कौम को झूठ बोला, आपने सब्सिडी दी और आप समझते रहे कि तोशा खाना से घड़ी बेच के फराग होगी ना उसके पैसे वापस अदा करने। मुझे पता आप अपनी बारी में बात करें, मेरे भाई ने आपकी बारी में नहीं बोली, लेकिन क्या जो आपने सब्सिडी पेट्रोल की मद में अवाम को देने की जो आप लोगों ने जो दिया था तो उसके पैसे फर्क होगी ना घड़ी बेच बात कर रहे हैं। आपने झूठ बोला कौम को, आप लोगों ने झूठ बोला, आपने घड़ियां बेची, आपने खाना को खाली कर दिया, आपने हीरे बेचे, आप लोग कौम को करप्शन का खिलाफ जो है नारा लगाते रहे, फिर आप खुद ये काम करते रहे। फिर आप मुझे बताएं, असद उमर को आपने तब्दील किया, हफीज शेख आपसे नहीं चल पाए, शौकत तरीन साहब को आप लेकर आए जिन्होंने हमाद अजहर के बाद शौकत तरीन को आप लेकर आए। शौकत तरीन साहब तो वो मौसूफ है जिन्होंने खुल्ला वजीर आला को सबको कहा कि खत लिखो ताकि IMF जो है वो अगला हमारे साथ प्रोग्राम ना कर सके। तो ये तो लॉयल्टी है आप लोगों की, आप क्या बात कर रहे हैं? ये लॉयल्टी फैक्टर है आपका कि शौकत तरीन मना करते रहे कि IMF जो है वो प्रोग्राम ना लेकर आए क्योंकि आप हुकूमत में नहीं थे। तो आप मुल्क का नहीं सोचते, आप अपनी जात का सोचते हैं। फिर से बाहर निकाला। मेरे भाई आप बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं, एक नौजवान वजीर खारजा ने आते ही पाकिस्तान को जिस आइसोलेशन में आपने डाला था उससे बाहर निकाला है। आज दुनिया हमारी सुनती है, आज दुनिया हमसे बात करती है। आप अमेरिकी साजिश का जो नारा लगा रहे हैं, आपने अमेरिकी साजिश का नारा लगाया, आपने फवाद चौधरी से आज पीटीआई की भी सुनना शुरू होगी दुनिया। अब आप फवाद चौधरी साहब मिले ना मिले मुझे उनकी नहीं परवाह, लेकिन बात यह है कि आप जो है खुद अमेरिकी साजिश का नारा लगाते हैं। कुछ दिन बाद वजीर आजम जो इनके साबिका थे इमरान खान साहब, उन्होंने आके कहा कि जी मैंने तो ऐसे जो कहा था ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये तो अमेरिकी साजिश जो है ये तो नहीं थी, लिहाजा ये तो हमारे अपने लोगों की कारस्तानियां थी, गलतियां थी। तो बात यह है मेरे भाई, जब आप फंस जाते हैं आप बयानात बदल लेते हैं। अब्बासी साहब, अगर आप दोनों असम्बलियां तोड़ देते हैं, इसके बावजूद अगर इलेक्शन नहीं होते तो कहां जाएंगे आप? क्या ऑप्शन है आपके पास फिर? अच्छा, पहली तो यह है कि इन्होंने फैटफ का क्रेडिट उस बिलावल को दिया कि जब फैटफ पे कानून साजी हो रही थी तो बिलावल और पीडीएम वोट मुखालिफ दे रहे थे और वोट नहीं दिया और कहा कि हमें एनआरओ दें, जो बाद में इनको रजीम चेंज प्लान में वो जो आज गए उन्होंने मिल मिला के। आप थे सूरत हाल में कि आप एनआरओ देते किसी को? मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं? फैटफ सुने ना, फैटफ जो है वो उसका क्रेडिट जिसको है सबको पता है, आपने फैटफ के खिलाफ वोट दिया। चौधरी साहब, दूसरी बात ये मेरी बहन कह रही है कि हमने बर्बाद किया और इन्होंने आबाद किया, तो फिर इलेक्शन से क्यों डरते हैं? अवाम को तो पता है ना हमने क्या किया और आपने क्या किया। भाई साहब, इलेक्शन आपके अली खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।